हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर अबेले और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कक्षा 10वीं का राजनीति विज्ञान। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम अपने आप में प्रसिद्ध है मुफ्त शिक्षा के लिए, मतलब आपको यहां पर किसी भी वीडियो के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आपको कौन कौन से वीडियो मिलते हैं, तो यहां पर हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम एनसीईआरटी, सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में कराया जाता है। तो बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारी जो बात होगी या जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसे आप लोकतंत्र और विविधता के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र और विविधता का आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को एक बार में देखने वाले हैं, क्या लोकतंत्र है, क्या विविधता है, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो हम कर चुके हैं। लोकतंत्र और विविधता वाला जो चैप्टर है, जिसको हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी के द्वारा हटा दिया गया है अपने सिलेबस से, लेकिन कई स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, तो जिनके बोर्ड में आता है वो लोग जरूर इसको पढ़ें, अपने नंबर गेन करें। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 3, 5 और 8 इनको डिलीट किया गया है। तो ये चैप्टर आपके काम का है, जिनके सिलेबस में है, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनके सिलेबस में है तो उनके काम का है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने सत्ता का बंटवारा देखा हुआ था ना। सत्ता के बंटवारे पर हमने बात करी थी। सत्ता के बंटवारे का मतलब क्या हो गया, हमने दो तरीके से बंटवारा देखा था, क्षैतिज बंटवारा और ऊर्ध्वाधर बंटवारा। क्षैतिज बंटवारे का मतलब कुछ इस तरीके से बंटवारा हो जाना और ऊर्ध्वाधर बंटवारे का मतलब कुछ इस तरीके से बंटवारा हो जाना। अब इस तरीके के बंटवारे का मतलब क्या है कि इसमें जिसमें ताकत, जिसको जो सत्ता बट रही होगी, मतलब तीनों को अगर देखें तो वो एक ही लाइन में है, अंतर नहीं है, मतलब उनकी पोजीशनिंग, उनकी ताकत, उनकी रैंक लगभग बराबर है, कोई खास अंतर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इस बंटवारे को आप क्षैतिज बंटवारा कहते थे, है ना, क्षैतिज बंटवारा कहा जाता था। अब ये क्षैतिज बंटवारे का मतलब क्या है, ये किसको किसको बांटा जाएगा, तो अगर आप देखेंगे ये किसमें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के बीच में जब क्षैतिज शक्तियों का बंटवारा किया गया तो इसको क्षैतिज बंटवारा कहा गया। अब ये तीनों के बीच में क्यों किया गया था, तो आपको पता है कि विधायिका में कोई भी चीज, जो भी कोई भी कानून बनना है वो विधायिका में बनेगा। उसको कैसे बनाया जाए, उसकी स्टार्टिंग कैसे की जाए, वो कार्यपालिका मतलब कि सरकार स्टार्ट करती है। बना हुआ कानून सही है या गलत है, ये निर्धारित कौन करता है, न्यायपालिका। अगर हम इतनी बात देखें तो आपको क्या लगता है कि ताकतवर कौन है, तो आपको लगेगा कि यार न्यायपालिका ताकतवर है, वो बता रही है कि क्या सही बनाया आपने और क्या गलत बनाया है। अगर हम न्यायपालिका, बस हमने देखिए, अब न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, तो सरकार के द्वारा। सरकार कैसे करती है, क्योंकि विधायिका में उसके नियम बनते हैं। सरकार किसके लिए जिम्मेदार है, तो विधायिका के लिए। आप देखिए सरकार किस कारण से गद्दी पर बैठ पा रही, क्योंकि विधायिका में ताकत है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि आप देखिए कि तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन ताकतवर है और कौन ताकतवर नहीं है। तो इस कारण से क्या कर दिया गया भाई, इसको क्या कह दिया गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्षैतिज बंटवारा हो गया। ऊर्ध्वाधर बंटवारे की बात करें तो ऊर्ध्वाधर बंटवारे का मतलब है कि आपको शक्तियों को नीचे की तरफ बांटना है। जैसे केंद्र आ गया, राज्य आ गए, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट या लोकल गवर्नमेंट आ गई, जिसको आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, वो आ गई। तो धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते चले आए, नीचे की तरफ आते चले आए। जब ताकत ऊपर से नीचे बटेगी, नीचे की तरफ आएगी, तो उसको हम ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। जब ताकत एक ही स्तर पर बांटी जाएगी आपस में अलग अलग संस्थाओं के बीच में, तो उसको हम क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। ये बंटवारा हमने देखा हुआ था। भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए हम सत्ता का बंटवारा करते थे। क्यों करते थे कि अगर हम भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि अगर आप भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं की बात करेंगे तो आपने भाषा के आधार पर राज्य का गठन भी देखा था ना। भाषा के आधार पर आपने राज्य का गठन भी देखा था कि राज्य का जो गठन है वो भाषा के आधार पर हो रहा था। क्लियर। अब क्षेत्र की क्षेत्रीयता जो है, भाषाई जो विविधता है, उनको कैसे साथ लाएंगे, तो हमने राज्य बनाना स्टार्ट कर दिए। अब ये राज्य किसके अंडर में आ रहे हैं, संघ के अंडर में आ रहे हैं, मतलब उसके नीचे आ गए तो ऊर्ध्वाधर बंटवारा और इनको कुछ ताकत दे दी। इनके नीचे कुछ जिला या नगर पंचायत, नगर पालिका आएंगे तो उनको कुछ ताकत दे दी। तो ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया। तो इसलिए कहा गया कि सत्ता का बंटवारा भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए किया गया है। लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है ना। लोगों की जो स्पेशल पहचान है, विशिष्ट पहचान है, वो केवल भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती है। कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग,
जाति, कबीले वगैरह के आधार पर बनाते हैं। आप देखते होंगे कई बार लोग कहते हैं कि यार वो तगड़ा है, वो पतला है, ऐसी पहचान नहीं बोले, वो मोटा मोटा व्यक्ति, तगड़ा सा व्यक्ति। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, है ना, स्त्री पुरुष के आधार पर, इन सब आधार पर भी पहचान लोगों की बनती है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, अंतर हैं और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देता है। ये हमें चैप्टर में पढ़ना है। सामाजिक विधानों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति द्वारा हम इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, उससे क्या क्या रूप होते हैं उनको भी हमें देखना है कि समाज भाषा के आधार पर, आप देखें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बढ़ता है। फिर हम सामाजिक विभिन्नता और राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे, तो हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है, स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक से देखेंगे, समानताएं, असमानताएं और विभाजन, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, ओवरलैपिंग इन क्रॉस कटिंग रेफरेंसेस के बारे में भी हमें बात करनी है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, इसके अंतर्गत हम दो चीजें और देखेंगे, परिणामों का दायरा, रेंज ऑफ आउटकम्स, और 3 आयाम, 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी बात करनी है। और आखिरी टॉपिक होगा बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। एक जनरल कहानी इसमें हम देखेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है चैप्टर, छोटा चैप्टर है, हम आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। मैं तो कर ही रहा हूं, आपको भी करना है कि बोले सर हम मतलब क्या कि आप बस कर लेंगे, हमारा काम नहीं, आपको करना पड़ेगा। मेरे बस करने से काम नहीं होगा, मैं तो पढ़ा दे रहा हूं, आपको अपना काम करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखकर देखना पड़ेगा, बिना देखे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक बार पढ़ लिया तो बिना देखे फिर आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें, तो आपको अपने तरीके से करना होगा। यह अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। अगर आप फोटो देख पा रहे हैं तो ये फोटो जो है वो अमेरिका में चल रहे एक नागरिक अधिकार आंदोलन की प्रमुख घटना से संबंधित है। अब नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, इन पर हम अभी बात करेंगे, लास्ट में जैसे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज की टॉपिक है हमारा मैक्सिको ओलंपिक। तो एक तो मैक्सिको देश है और एक मैक्सिको सिटी है। चूंकि अमेरिका की बात आ गई तो मैक्सिको सिटी की बात हो रही है, यूएसए के अंदर है ना, ये अमेरिका का मतलब क्या हो गया, यूएसए के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो ये घटना जो आती है वो 1908 के मैक्सिको ओलंपिक से हम उठाते हैं। 1908 में मैक्सिको में ओलंपिक आयोजित होता है और वहां पर 200 मीटर दौड़ के ये 3 खिलाड़ी हैं, रैंक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये पोजीशन आप देख पा रहे हैं। तीनों को अगर आप देखते हैं तो पाते होंगे कि 2 ने कुछ इस तरीके से उठाया हुआ है, हाथ नीचे मुंडी है, और एक बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, कुछ उसने बिल्ला यहां पर लगाकर रखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो उसके द्वारा एक बैच लगाया गया है, कंधे पर, सीने पर तमगा लगाया गया है। तीनों क्या है, 200 मीटर दौड़ के हैं और इसमें पदक समारोह में आए हुए थे, तो बैठे हुए थे। पीछे के 2 की अगर बात करें, रैंक 2 एंड रैंक 3, रैंक 1 एंड रैंक 3 की बात करें, रैंक 1 एंड रैंक 3 की अगर आप बात करते हैं तो 2 खिलाड़ी, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ को गोल्ड मिलता है, मतलब ये फर्स्ट नंबर पर आते हैं, और जॉन कार्लोस को ब्रॉन्ज मिलता है, कांस्य मतलब कि तीसरे नंबर पर है। दोनों क्या है, अमेरिकी धावक है, अमेरिका के एथलीट हैं, दौड़ते हैं। और दोनों को अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो एफ्रो अमेरिकी है। एफ्रो अमेरिकी मतलब क्या हो गए, अमेरिका में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो अफ्रीका से संबंधित हैं, उनको एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। हम देखेंगे कि कौन है, जैसे कैसे इनको गुलाम बनाया गया, कब बनाया गया, हम इन पर भी बात करेंगे। तो एफ्रो अफ्रीकी हैं कौन कौन, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस गोल्ड और ब्रॉन्ज के साथ हैं, अमेरिकी एथलीट हैं, अमेरिकी धावक हैं। और एक और व्यक्ति हैं, हम बात करेंगे अभी पीटर के बारे में भी। अभी इन दोनों की फोटो अगर आप देखें तो इन दोनों ने जूते नहीं पहने ना, इन दोनों ने जूते, ये आप देखें कि इन्हें निकाल दिए। अब आपको लगता है कि इन्हें जूते क्यों निकाले होंगे, जूते निकालने के पीछे कारण क्या होगा। कई बार आप ऐसा भी सोचते होंगे कि सर सम्मान में स्टेज पर चढ़कर निकाल दिए, लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखते हैं तो व्यक्ति स्टेज पर चढ़ने के पहले स्टेज के नीचे जूते उतारता है, स्टेज पर ही जूते नहीं उतारता है। तो संस्कृति तो नहीं रही। क्यों उतारे गए, तो जूते उतारने के पीछे उनका कारण था, वे जताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। अश्वेत का मतलब क्या है, जो गोरे नहीं है, वहां पर जो काले लोग हैं इनके जैसे, उनको अश्वेत कहा जाता है। तो अमेरिकी अश्वेत लोग क्या हैं, अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब लोग हैं। स्मिथ ने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान कहलाती है ड्रेस, गले में काला मफलर जैसा एक परिधान पहना हुआ है।
क्यों पहना है? यह अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक होता है ना। ये क्या है? अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है, इस कारण से उसने गले में पहना है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला भी पहनी थी ना। अश्वेत लोग जो मारे गए हैं उनकी याद में काले मनकों की एक माला भी पहनी थी। सवाल आता है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और ये लोग काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी क्यों दिखा रहे हैं? तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत यानी कि काले लोगों की शक्ति का प्रतीक है, इस कारण से उसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं। लोगों ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि वे लोग अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश के लिए ऐसा उनके द्वारा जूते उतारे गए, ताकि लोग क्या है उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो, वो भी ध्यान दें कि भाई अमेरिका में भी कुछ अधिकारों के लिए मांग चल रही है, नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा है, उस तरफ ध्यान जाए। एक व्यक्ति आए पीटर नॉर्मन, जिनको ऑस्ट्रेलियाई धावक कहा जाता है। इन्हें सिल्वर जीता था, मतलब इनकी रैंक 2 थी। इनके द्वारा भी इन्होंने भी अपनी जर्सी के ऊपर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर जो उनके साथी खिलाड़ी हैं रैंक 1 और रैंक 3, उन दोनों अश्वेत अमेरिकी खिलाड़ियों का अपना उनको जो अमेरिकी खिलाड़ी है उनको इन्हें अपना समर्थन जताया था। तो 3 खिलाड़ी हो गए जिन्होंने अश्वेत लोगों के बारे में वहां पर बात करी थी। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? ये आप जरूर बताएंगे उचित था या नहीं था। मेरे ख्याल से उचित था, आपके ख्याल से क्या है? क्या उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? कह सकते हैं कि राजनीतिक मानेंगे। पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी थे ना ही अश्वेत थे, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? तो आप एक न्यूट्रल व्यक्ति के तरीके से सोचकर बताइएगा क्यों शामिल हो गए। क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? अगर आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? अब अपना भी जवाब सोच लीजिएगा क्या करते। अब इन तीनों लोगों ने जब विरोध किया तो तीनों को कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती, तो तीनों को कीमत तो चुकानी पड़ी। क्या? अमेरिकी दोनों खिलाड़ियों से पदक वापस ले लिए गए, गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों वापस ले लिए गए कि भाई तुम पदक के लायक नहीं हो, तुमने राजनीति कर दी है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो नॉर्मन पीटर है ना, पीटर नॉर्मन थे, उन्हें अगले ओलंपिक के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। तो तीनों का क्या हो गया? खेल खत्म करने की कोशिश यहां पर की गई। इन्होंने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता प्राप्त की। जिस उद्देश्य के साथ जूते उतारे गए थे उस उद्देश्य में इनको सफलता मिल जाती है। हाल में ही सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां पर इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगाई गई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस भी, कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। बीच बहस में कुछ बात हम कर लेते हैं कि भारत के कुछ दलित समूह है ना, कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमनदीप कौर सरकारी अधिकारी क्या कहते हैं? हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है और दिया भी गया है संविधान में, ये सही बात है। अगर कहीं कहीं जाति भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूं। ओइनम समाजशास्त्री है। जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इससे खिलाफ हूं। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। अशोक क्या कह रहे हैं? दलित कार्यकर्ता हैं। किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए, है ना, कि जातिगत भेदभाव का मामला जरूर उठाया जाना चाहिए। 2 शब्द आए थे, एफ्रो अफ्रीकी और अमेरिका में नागरिक अधिकार संशोधन। एफ्रो अफ्रीकी अश्वेत अमेरिकी हैं, मतलब जो काले हैं। अश्वेत शब्द उनके लिए कहा गया, अफ्रीकी वंशजों के लिए कहा गया, जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच में अफ्रीका में लाया गया गुलाम बनाकर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 तक घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला, जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की
मांग उठाई थी और उसको जो क्या हो गई, अंततः सफल हो जाती है। तो ये मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से हमने जाना, दो खिलाड़ियों को देखा, हमने देखा कैसे रंग भेद और नस्लवाद के बारे में या जो रंग भेद के खिलाफ रंग भेद में अंतर था उसको इन्हें कैसे खत्म करने का काम किया, और बाद में जाकर मार्टिन लूथर किंग भी इससे जुड़े और उन्होंने भी इसमें काफी सराहनीय काम किया। अब बात करेंगे हम समानताएं, असमानताएं और विभाजन के ऊपर। समानता क्या है, असमानता क्या है, विभाजन। चूंकि विभाजन, असमानता, समानता तीनों टॉपिक को साथ में लिया गया है, तो एक बात तो पक्की है कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब इन तीनों में कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे जुड़े हुए हैं? अगर आप समानता की बात करते हैं, किसकी? अगर आप समानता की बात करते हैं और फिर अगर आप असमानता की बात करते हैं, अगर आप असमानता की बात करते हैं और अगर आप विभाजन की बात करते हैं, है ना, अगर आप विभाजन की बात करते हैं, तो अगर आप समानता की बात करें तो आप देखिए समानता को, कि समानता क्या है? समानता मतलब जब जैसे मैं और आप, मेरी दो आंखें, आपकी दो आंखें, क्या हो गई? समानता। मतलब मेल मिलाप, एक सा मिलना जुलना, है ना। दो आंखें मेरी है, दो आंखें आपकी हैं, ये क्या है? ये हम दोनों में समानता है ना, कि दो आंखें मेरी हैं, दो आंखें आपकी हैं, ये हमारी समानता है ना। बन गए ना हम और आप दोनों लोग ऐसे। तो मेरी और मेरी दो आंखें, एक नाक एक मुंह है, आपकी दो आंखें, एक नाक एक मुंह है, ये समानता है। अब अंतर कहां निकालते? असमानता क्या होगी? अगर आप समानता के अंदर ही घुसकर देखेंगे, बोले सर आपकी आंख छोटी है, मेरी आंख बड़ी है, आपकी आंख काली है, मेरी आंख सफेद, यह असमानता हो सकती है। असमानता क्या है? कि जब मेल नहीं खाएगा चीजों का, जब चीजें नहीं मिलेंगी, एक व्यक्ति गोरा है, एक व्यक्ति काला है, तो क्या कह देंगे? असमानता है। गोरे काले के आधार पर आपने समानता निकाल दी। एक टू व्हीलर है और एक फोर व्हीलर है ना, एक चार पहिया गाड़ी है और एक दो पहिया गाड़ी है, ये क्या है? असमानता है। असमानता का मतलब क्या है? दोनों वाहन है, ये क्या है? समानता है। दोनों वाहन की कैटेगरी में आते हैं, समानता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि यार ये तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो असमानता आपको समझ में आती है। यही समानताएं और असमानताएं मिलकर डेवलप करती हैं, मिलकर तैयार करती हैं किसको? विभाजन को, है ना। इनके द्वारा ही क्या तैयार किया जाता है? इनके द्वारा ही विभाजन को तैयार किया जाता है ना, यही विभाजन बनाती है ना, इनके द्वारा ही विभाजन, इनके द्वारा ही विभाजन होता है। मतलब जरूरी है विभाजन के लिए कि कुछ समानता होगी और कुछ असमानता होगी, तब विभाजन होगा। और हम विभाजन की कैसी बात कर रहे हैं? हम सामाजिक विभाजन के बारे में बात करेंगे आगे आकर। तो हम समानता भी क्या करेंगे? सामाजिक समानता के ऊपर बात करेंगे, सामाजिक असमानता के ऊपर बात करेंगे, है ना। हमारी सामाजिक समानता और सामाजिक असमानता के ऊपर बात होगी। तो सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, इनसे विभाजन आता है, विभाजन तैयार होता है। क्लियर? अब क्या हुआ? आप देखिए, खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। उनका विरोध करने का तरीका क्या था? कि जूते उतार देना, है ना, जूते उतार देना। अगर आप ये फोटो देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें दो लड़कियां बनी हुई हैं और ये आपस में बात कर रही हैं कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों की टोली से मिली, टोली का मतलब समूह से मिली, और मुझे लगा कि अपने देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज्यादा समानता रखती हैं। क्या इससे मैं राष्ट्र विरोधी हो जाऊंगी? अब दोनों में समानता क्या है? कि भाई दोनों का पहनावा एक सा होगा, दोनों का खान पीन एक सा होगा, हो सकता है कि पंजाब वाली हो, वो पाकिस्तान के पंजाब वाली हो, तो समानता होगी। असमानता क्या हो गई? कि वो भारत की है और वो पाकिस्तान की है, ये भारत की है, वो पाकिस्तान की है, ये असमानता हो गई। तो अब इनसे क्या हुआ? अंतर, विभाजन तैयार हुआ कि तुम यहां के नहीं, तुम वहां के हो, हम यहां के हैं। तो ये इसमें क्या हुआ? ये विभाजन आना स्टार्ट हो गया। पर एक और बात आती है, क्या भेदभाव सिर्फ नस्ल और रंग के आधार पर होता है? क्या सिर्फ नस्ल के आधार पर कि ये वाली नस्ल अच्छी है, ये वाला रंग अच्छा, इस आधार पर करते हैं? पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ा है कि सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को हमने अध्यायों के अंदर देखा है। सामाजिक बंटवारा भाषा के आधार पर भी होता है, धर्म के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर सामाजिक बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए अगर आप बेल्जियम और श्रीलंका में देख लें तो यहां पर हमने क्षेत्रीय और भाषाई दोनों तरीके के, दोनों स्तरों पर, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर हमने विभाजन देखा था कि यहां पर दोनों तरीके का विभाजन मौजूद था।
बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई दिया। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं खाने के आधार पर, कहीं पहनावे के आधार पर, कहीं धार्मिक आस्था के आधार पर, कहीं अपनी संस्कृति के आधार पर। तो आपको हर एक समाज में अलग अलग विविधता देखने को मिलेगी, अलग अलग तरीके आप वहां पर देख पाएंगे। अब बात करेंगे कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती कैसे है। सामाजिक विभाजन खास तौर से जो होता है वो जन्म के आधार पर होता है ना। ये कहा गया है कि सामाजिक विभाजन जो है वो कैसे होता है, जन्म के आधार पर होता है। तो हम बात करेंगे कि सामाजिक विभाजन होता क्या है ना, किसकी बात करेंगे कि ये सामाजिक विभाजन होता क्या है। कि सामाजिक विभाजन होता क्या। अब सामाजिक विभाजन को अगर आप देखते हैं तो सामाजिक विभाजन कई प्रकार से होता है और इसमें हमने देखा कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जन्म। सामाजिक विभाजन के अगर हम आधार देखते हैं तो आपको कई प्रकार के आधार देखने को मिलते हैं, जैसे आप जाति के आधार पर देख सकते हैं, आप धर्म के आधार पर देख सकते हैं, आप वर्ग के आधार पर देख सकते हैं, आप अमीर गरीब के आधार पर देख सकते हैं, आप शहर और गांव के आधार पर देख सकते हैं, आप ऊंच नीच के आधार पर देख सकते हैं। जहां से भी आप देखना चाहें, जिस भी तरीके से देखना चाहें, आप सामाजिक विभाजन को देख सकते हैं। मैं बता दूं कि आप किस किस प्रकार से सामाजिक विभाजन देखते होंगे। अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जाति के आधार का, आपने देखा होगा धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर और अमीर गरीब, इस आधार पर तो आपने जरूर देखा होगा। ऊंच नीच का जो मामला है वो आप जाति के अंतर्गत जरूर देख लेते हैं, तो ये आपने जरूर देखे होंगे। और इन सब के पीछे कारण क्या है, इन सब के पीछे कारण है जन्म, क्योंकि पैदा होने पर आपका कोई बस नहीं है, क्योंकि पैदा होने पर आपका कोई बस नहीं है। कोई बस नहीं है, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप चाहोगे, बोले भगवान जब हमको बना रहे थे बोले काम करना, बड़े आदमी का घर में पैदा करना, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, भगवान समझ लेना, फिर हम लड़ जाएंगे आपसे। आपके हाथ में नहीं है। इसलिए तो कहा गया है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना पाप है। आप मेहनत करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो पैदा होने पर आपका बस नहीं है, और जिस वर्ग में, जिस कैटेगरी में आपने जन्म लिया, उस आधार पर आपका क्या हो गया, उस आधार पर विभाजन चालू हो जाता है। चाहे जाति के आधार पर बात करें, चाहे धर्म के आधार पर बात करें, वर्ग के आधार पर बात करें, अमीर गरीब की बात करें, शहर गांव की बात करें या ऊंच नीच की बात करें, जहां भी अगर आप ऊंची जाति में पैदा हो गए तो सम्मान मिलेगा, नीची में ज्यादा पैदा हो गए तो आपके साथ भेदभाव होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर सामाजिक विभाजन किस आधार पर होते हैं, जन्म के आधार पर होते हैं। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि जन्म आपके बस में नहीं होता, जहां होना होगा वहां हो जाएगा। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य बन जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म कहां हो गया है, उस परिवार के अंदर हो जाता है। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव आप अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता होगा। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं अक्षमताएं अलग अलग है ना। आपको ये सब क्या है, उनकी शारीरिक क्षमताएं हैं, अक्षमताएं हैं, वो सब कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। मतलब जो हम सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं वो सब कुछ जन्म पर आधारित नहीं होते। जैसे आप देख लें, आप पैदा हो गए किसी एक धर्म में, लेकिन धर्म को आप बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल पाएंगे। पढ़ाई का विषय घर वालों ने कुछ कहा, बदल सकते हैं, पेशा बदल सकते हैं, खेल बदल सकते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां बदल सकते हैं, यह आपके पास बदलने का मौका होता है। इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं, सामाजिक समूहों को तैयार किया जाता है, और ये जन्म आधारित नहीं होते हैं ना। ये कैसे होते हैं, आपकी पसंद के आधार पर आधारित होते हैं, है ना। आपकी पसंद के, आप किस चीज को पसंद करते हैं, आपके चुनाव के आधार पर आधारित होते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता, है ना, हर एक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होती, सामाजिक विभाजन का कारण भी नहीं बनती। मतलब समाज में मौजूद भिन्नताएं हर बार समाज का बंटवारा नहीं करेंगी, हर बार समाज का विभाजन नहीं करेंगी। अगर ऐसा होगा तो समाज 20-20 लोगों का बचेगा, समझ रहे ना, समाज 20-20 लोगों का बचेगा। इतनी भिन्नताएं, आपको इतनी विविधताएं देखने को मिलेंगी समाज में, तो हर एक विभिन्नता जो है वो समाज का विभाजन नहीं करती, समाज का बंटवारा नहीं करती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती हैं, कि समाज जो बट रहा है उसमें एक बड़ा कारण सामाजिक विभिन्नताओं के कारण, जैसे जाति के आधार पर बंटता है, धर्म के आधार पर बंटता है, संस्कृति के आधार पर बंटता है, तो ये बड़े कारण होंगे, लेकिन इनके आधार पर
बटता जरूर है, लेकिन सभी सामाजिक कारणों के आधार पर, सभी सामाजिक भिन्नताओं के आधार पर समाज नहीं बटता। लेकिन विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में पुल का काम करती हैं, मतलब उनको जोड़ने का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं ना, क्या समानता और असमानता का वो अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लें तो हमने पहले श्वेत और अश्वेत का उदाहरण देखा था। श्वेत, आप देख रहे हैं कि श्वेत जो था वो पीटर नॉर्मन नाम के एक व्यक्ति थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, धावक थे 200 मीटर में। और अश्वेत जो है वो कार्लोस और स्मिथ थे जो एफ्रो अफ्रीकी हुआ करते थे। लेकिन इन तीनों का देखें तो इन तीनों में एक समानता ये थी, है ना, तीनों में एक समानता ये थी कि नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। असमानता क्या थी कि ये गोरे थे, ये काले थे, लेकिन समानता क्या थी? समानता यह थी कि इन्हें नस्ल विरोधी आंदोलन के खिलाफ, ये दोनों क्या थे? नस्ल विरोध के खिलाफ थे, नस्ल विरोधी या नस्ल के आधारित भेदभाव के खिलाफ थे ना, नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। तो ये समानता इनमें देखने को मिली थी। अक्सर देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। तो इस कारण एक ही धर्म में भी आपको विभाजन देखने को मिलेगा। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस ना करें। एक मतलब आप समझें कि एक ही धर्म के हैं लेकिन खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब ना समझें, क्योंकि जातियां, एक जाति भी है तब भी क्योंकि कोई किसी भगवान की पूजा कर रहा है, कोई किसी की, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस आधार पर लोग बढ़ जाते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते क्योंकि सबकी सोच अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। हम मान लीजिए कि हम गरीब हैं, मध्य प्रदेश के हैं, क्षेत्रीयता कुछ हो गई और भारतीय हो गए, एक से ज्यादा पहचान हो गई हमारी। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक से अलग रूप धारण करती है। अब बात करेंगे विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव के बारे में, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। सामाजिक विभाजन तब होता है या तब होगा जब कुछ सामाजिक अंतर अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, हमने अमेरिका और भारत के उदाहरण लिए हैं। आप देखिए अमेरिका में पहले सामाजिक अंतर जो था वो श्वेत और अश्वेत का था, गोरे और काले का अंतर था। लेकिन यह अंतर धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि वो विभाजन का एक आधार बन गया, इनसे एक सामाजिक विभाजन बना। भारत में आप देखेंगे दलित, आप देख पाते होंगे भारत के दलित हैं, उनके साथ भी कुछ दिक्कत है, उनके आधार पर भी सामाजिक विभाजन है। अब अगर आप देखें तो यूएसए में गोरे काले कॉन्सेप्ट क्यों है और भारत में ये दलित वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया है? यूएसए में गोरे काले के आधार पर सामाजिक विभाजन इसलिए हुआ कि अश्वेतों को आमतौर पर बेघर, गरीब और मतलब ये भेदभाव का शिकार माना जाता है कि शिकार होते हैं, इस कारण से इनके साथ भेदभाव होता है, इस कारण से समाज में विभाजन है। वैसी स्थिति भारत में है, लेकिन यहां पर अमीर गरीब मतलब गोरे काले का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर आप देखें सामान्य तौर पर जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग है वो आमतौर पर गरीब और भूमिहीन होते हैं, इस कारण से उनके साथ भेदभाव होता है और वे अन्याय के शिकार भी हो जाते हैं। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह समूह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है ना। इससे क्या हो जाता है? एक सामाजिक विभाजन की स्थिति इससे पैदा हो जाती है कि क्या अब आपने देखा जैसे गोरे काले का देखा, भारत में जातिगत व्यवस्था देखी, तो इस आधार पर क्या होता है कि सामाजिक विभाजन की स्थिति बन जाती है। सामाजिक असमानताएं क्या है? अगर असमानताएं समूहों में एक सी हो तो अलग अलग, मान लीजिए कि वही असमानता इस समूह की है, वही असमानता इस समूह की है, वही असमानता इस समूह की है, तो अब तीनों की असमानता एक है और इस वाले समूह ने ज्यादा कैंपेन करी है और ये सब इसमें जुड़ गए हैं। तो अब इन दो समूहों को अपनी अलग पहचान बनाने में तकलीफ होगी। मतलब पहचान बनाना अब मुश्किल हो जाएगा उन समूहों का आपस में। मतलब कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है ना। किसी दूसरे मुद्दे में क्या हो सकता है? उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। इस कारण से वो पहचान, अगर अलग मुद्दे हैं तो पहचान बन जाएगी, अगर मुद्दा कॉमन है तो फिर पहचान बना पाना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर आप उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड को ले लें। दोनों में समानता यह है कि दोनों ईसाई बहुल देश हैं और यहां पर दो कैटेगरी हैं ईसाइयों की, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ये दोनों देशों में इसी दो प्रकार के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कैटेगरी के लोग पाए गए। उत्तरी आयरलैंड को अगर देखते हैं तो आप पाएंगे
यहां वर्ग और धर्म के बीच में गहरी समानता है, मतलब वर्ग और धर्म ऐसे समझना, ऐसे मिले हुए हैं वर्ग और धर्म। यहां का कैथोलिक समुदाय जो है बहुत गरीब है, इसके साथ लंबे समय से भेदभाव भी हो रहा है। नीदरलैंड का मामला जो है वो उल्टा है, यहां वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल आपको नहीं मिलेगा, वर्ग और धर्म का मेल नहीं है, और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों यहां पर अमीर हैं और दोनों यहां पर गरीब हैं। अब अगर वर्ग और धर्म का आप मेल देखते हैं तो आयरलैंड में देखेंगे कि यहां पर चूंकि कैथोलिक जो है वो गरीब है, प्रोटेस्टेंट जो है वो क्या है, अमीर है, इस कारण से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में मारकाट मतलब हिंसा होती रहती है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों यहां पर अमीर और गरीब हैं। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है, जहां पे सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है ना, उनको संभाल पाना क्या होता है, अपेक्षाकृत आसान होता है, कि अगर आपको सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ समूहों में मिल जाती हैं तो आप आसानी से उनको संभाल सकते हैं। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के विभाजन आपको देखने को मिलते हैं। देश बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई खास फर्क आपको पड़ता दिखाई नहीं देगा। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग भी रहते हैं ना, भारत काफी बड़ा देश है और कई प्रकार के समुदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं। वहां भी अनेक समुदायों के, मतलब आप दूसरे देश भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको अनेक समुदायों के देश देखने को, लोग देखने को मिलेंगे। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज, जहां पर समाज में समानताएं बहुत हैं, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, वहां पर भी असमानता आप देख सकते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण यह तेजी से बदलाव आए हैं, तेजी से ये बदलाव हुए हैं। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति भी ले जाते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं ना, अधिकतर देश कैसे हो गए हैं, बहुसांस्कृतिक हो जाते हैं। समरूप समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती, मतलब दूर से देखने पर एक से लगते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, समरूप समाज कहते हैं। रंगभेद, एक रोज किसी ने खोज निकाला कि 20वीं सदी का एक शहर, और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहां है एक दिलचस्प अभिलेख, इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा इस ऐसा लेख लिखने का, इसका मतलब है आप अंदाजा लगाएंगे, क्या समाज पहले भी आपस में बटा था, क्या समाज में कुछ ऊंचे और बाकी कुछ नीचे हुआ करते थे। ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना बेहतर है, क्योंकि कहा गया है कि फिर मशीन का युग। यह तो एन 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था, ऐसा किसने लिखा, दया। पाषाण मतलब समझना पत्थर हृदय, तो ऐसा उन्होंने बोला कि पाषाण काल था। एक और आती है बात मां के ऊपर। मां के ऊपर क्यों लिखी है, आप देखेंगे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, मां को मां के तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर उसकी जिम्मेदारियां देखें, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे ऊंची जाति, चाहे नीची जाति, चाहे किसी धर्म में, सबकी जिम्मेदारियां लगभग एक सी हैं। काली काली पतली देह वह मां थी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से जलावन के लिए, हम सारे भाई साथ बैठे देखते उसकी राह, और अगर वह जलावन ना बेच पाती तो भूखे ही सो जाते। वामन निम्बालकर के द्वारा ये मां के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, सामंजस्य को बिठाने के लिए, बताने के लिए कि एक कॉमन कैरेक्टर भी है दुनिया में। सामाजिक विभाजनों में राजनीति पर बात करनी है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। राजनीति तो आएगी अगर सामाजिक विभाजन होगा, और राजनीति है तो सामाजिक विभाजन भी होगा। इस चीज को लेकर पार्टियों में प्रतिस्पर्धा भी रहती है, जातिगत राजनीति करना, धार्मिक राजनीति करना, क्षेत्रीय राजनीति करना, ये तो होता ही है। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करेगा, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है, ये इन दोनों बातों को लेकर हम बात कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को लेकर हम क्या कर रहे हैं, ये इन दोनों के जवाब हम आगे जानेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर जानेंगे। पहली नजर में अगर आप देखें तो आप पाएंगे राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल जो है वो बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखेंगे कि समाज के सबसे निम्नतम व्यक्ति की आवाज कौन उठाएगा, तो वो राजनीतिक दल ही उठाएगा। तो सामाजिक विभाजन का मेल तो राजनीति से होना ही है, बस बशर्ते ये ध्यान रखना है कि मेल इतना गहरा ना हो जाए कि देश टूट जाए। मेल ये हो कि आपकी जो बात है, आपका जो शोषण हो रहा है उसकी बात वो उठाए मंच पर, उसके लिए काम करें।
लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है, कंपटीशन की भावना उनमें रहती है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है ना, कोई भी समाज के अंदर फूट हो सकती है, किसी भी समाज में आप फूट देख सकते हैं। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है ना। सामाजिक विभाजन क्या है, राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ चला जाता है। विखंडन का मतलब क्या हो गया, देश टूटना स्टार्ट होगा, उसके छोटे छोटे पार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा कई देशों में हो भी चुका है। युगोस्लाविया आगे हम देखेंगे, उदाहरण है आपके सामने। एक देश था, 6 अलग अलग देशों में टूट जाता है। तो अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, तो देश के टूटने का खतरा होता है, विखंडन का खतरा वहां पर बिल्कुल होता है। तो देखो, अब बात करेंगे इसी के अंतर्गत परिणामों का दायरा, रेंज ऑफ आउटकम्स के ऊपर बात करेंगे। अब ये रेंज ऑफ आउटकम्स देखिए, अब जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा है ना, सामाजिक विभाजनों की राजनीति, इसी के अंतर्गत आती है रेंज ऑफ आउटकम्स, मतलब परिणामों का दायरा। तो इसमें आप देखें, हमने उदाहरण लिया था उत्तरी आयरलैंड का, और आयरलैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था। ग्रेट ब्रिटेन मतलब हम कहां की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूरोप की, और ब्रिटेन वही है जिसने हमारे ऊपर शासन किया, भारत में काफी लंबे समय तक शासन किया। तो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था, और इस आयरलैंड के अंदर, इस उत्तरी आयरलैंड के अंदर काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी हुई थी। मतलब ये हिंसा में, राजनीति का, जातीय कटुता में, राजनीतिक टकराव में ये बिल्कुल ग्रस्त था, यहां पर घटनाएं कुछ चल रही थी। अगर उत्तरी आयरलैंड की आबादी का हिसाब किताब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर ईसाई बहुल देश आपको देखने को मिलेगा। क्या है, यहां पर ईसाइयों की संख्या आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगी, या हम ये कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल जो है वो क्या है, ईसाई है। वो मेजॉरिटी क्या, आप सब लगभग समझे पूरी पॉपुलेशन ईसाई है। ईसाइयों में 2 ब्रांचें हैं यहां पर, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट जो है लगभग 53% के आसपास है, और रोमन कैथोलिक जो है वो लगभग 44% के आसपास है। हमने नीदरलैंड और आयरलैंड का उदाहरण, उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लेकर समझा था कि यहां पर क्या है, कैथोलिक जो है उनकी स्थिति गरीब है। आप देख पा रहे हैं लगभग आधे हैं, 50%, आधे से सिर्फ 6% कम है। तो यहां पर इनकी स्थिति खराब थी और प्रोटेस्टेंट की स्थिति अच्छी थी, और जो ब्रिटेन है वो प्रोटेस्टेंटों का ही देश हुआ करता था, ये भी हमने जाना था। तो आबादी आपने देखी प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के बीच में। रोमन कैथोलिक को जो पार्टियां सपोर्ट करती थी, या जिन पार्टियों के माध्यम से नेतृत्व होता था, उन पार्टियों का नाम है नेशनलिस्ट पार्टी। मतलब नेशनलिस्ट पार्टियों के द्वारा इनका नेतृत्व किया जा रहा था, और इन पार्टियों ने अपनी कुछ मांग रखी। इनकी कुछ प्रमुख मांग आती है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ, आयरलैंड रिपब्लिकन के साथ मिलाया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। कैथोलिक बहुल मतलब क्या हो गया, कैथोलिक जो लोग हैं इनकी तादाद क्या है, यहां पर ज्यादा है, इस कारण से इसको किसके साथ मिला दो आप, आयरलैंड के साथ मिला दो। ऐसी मांग नेशनलिस्ट पार्टियों के द्वारा की गई। प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं उनकी राजनीतिक पार्टियां यूनियनिस्ट पार्टियां कहलाती हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करती हैं, यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं। इनने भी अपनी मांग रख दी। इनकी मांग क्या थी कि इसे ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट का देश हुआ करता था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आप देखें जो नॉर्थ आयरलैंड है, अगर हम बात करें जो नॉर्थ आयरलैंड है, यहां पर आपको 2 प्रकार के लोग मिल रहे हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट मिल रहे हैं और दूसरे कैथोलिक मिल रहे हैं। और दोनों को अगर लगभग आप पाते हैं तो 50% के आसपास देख पाते हैं। 50% देखते हैं, इस कारण से प्रोटेस्टेंट वाले चाहते हैं ब्रिटेन में, और कैथोलिक वाले चाहते हैं कि इसको आयरलैंड में मिला दिया जाए। और इनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके माध्यम से ये मांग यहां पर रखी जा रही है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, टकराव होता है। टकराव कैसा होता है, हिंसक मतलब खून निकलेगा, लड़ाई होगी, जान जाएगी लोगों की, टकराव होगा। अब हिंसक टकराव होगा तो लोग मरेंगे, हिंसक होगी तो हिंसा होगी। अब ये देखकर थोड़ी मरेंगे कि सामने वाले को मरना है कि हमको मरना है। हिंसा होगी तो दोनों पक्षों के लोग मरेंगे, और इसमें जो बीच बचाव करने जाएगा वो भी मरेंगे। मतलब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में लड़ाई होने लगी तो इनमें लोग मरने लगे, और इनके बचाव करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा बल होते हैं वो भी मैदान में उतरे, तो उनकी भी जान गई। मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग मरे, साथ ही साथ सुरक्षा वालों को भी हानि पहुंची। उनमें से भी कई सारे लोगों का देहांत हुआ, उनके जवान भी खोए गए। अब एक शांति समझौता हो गया। शांति समझौता 1998 में होता है ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच में। इसमें यह तय हुआ कि दोनों पक्षों के बीच में हिंसक आंदोलन को बंद करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे दोनों को नुकसान होता है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो चाहे कैथोलिक हो, लोग सब बराबर हैं। तो इन्होंने हिंसा बंद करने की बात की।
एक और चीज है, इसको आप देखेंगे, युगोस्लाविया में जो है कहानी का ऐसा अंत नहीं होता। युगोस्लाविया देश में भी ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इतना सुखद अंत आप वहां नहीं देख पाते। क्यों नहीं? क्योंकि धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया था। कई सारे टुकड़ों में युगोस्लाविया बंट जाता है। किस कारण से? धार्मिक और जातीय विभाजन के कारण से छोटे छोटे पार्ट उसके बंट जाते हैं। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, है ना। राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, ऐसा कई सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है। आप देखें उत्तरी आयरलैंड के अंदर और आप देखें कुछ स्थानों पर लोग बट गए, कुछ कैथोलिक को सपोर्ट कर रहे, कुछ प्रोटेस्टेंट को। ये खिड़कियां आप देख सकते हैं, दीवारें देख सकते, दीवारों पर पेंटिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। जो लोग ये मानते थे कि राजनीति का या सामाजिक विभाजन से मेल नहीं होना चाहिए, उनका मानना था कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन नहीं हो। अब किसी किस्म का विभाजन नहीं होगा समाज में, ये तो आदर्श स्थिति हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि विभाजन ना हो, विभाजन तो होगा। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति नहीं मिलनी चाहिए, उसे राजनीति में जो फ्रीडम है वो नहीं देनी चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती, मतलब हर एक अभिव्यक्ति से बंटवारा नहीं होता। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी ना किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार कर लेते हैं ना, इनके द्वारा राजनीतिक शक्ल भी अपना ली जाती है, ऐसा भी हमने देखा हुआ है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों के अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा होती है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि जब वोट डालने का समय आता है तो आप देखेंगे कि जो सामाजिक विभाजन है उसका स्वरूप आपको मतदान के रूप में देखने को मिलेगा, राजनीति के रूप में देखने को मिलेगा। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को और दूसरे समुदाय के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वो लोग वोट भी देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर आधारित राजनीति करती हैं और उसी के हितों की बात करती हैं, पर सबकी परिणति में देश के विखंडन पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती, मतलब इनसे देश का विखंडन नहीं होगा। इन सबसे ये बातें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब 3 आयाम पर बात करनी है। 3 डिटर्मिनेंट्स क्या है? तो 3 आयाम अगर आप देखें तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी 3 चीजों पर निर्भर करता है? पहली चीज क्या है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, ये पहली चीज आती है। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, वो दूसरों के साथ तालमेल आसानी से नहीं बैठा पाते। उदाहरण अगर देखेंगे, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ एक प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते हैं या देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं होता है ना, तब तक उनका शांत हो पाना बहुत आसान नहीं होगा। फिर क्या करें? क्या स्थिति बने? अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। जैसे बेल्जियम में हुआ, आप जैसे देखें भारत में है, बेल्जियम में आप देखें कि अधिकतर लोग डच और जर्मन बोलते हैं, तब भी लोग बेल्जियाई कहलाए। और अगर आप देखें ऐसे ही भारत में है, कोई मलयालम, कोई तमिल, कोई कन्नड़, कोई हिंदी, कोई कश्मीरी, कोई गुजराती, कोई मराठी, फिर भी सब लोग क्षेत्रीय बाद में होते हैं, पहले राष्ट्रीय होते हैं। तो भारत में भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाले और दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान होता है। मतलब ऐसी कोई मांग है जिससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। श्रीलंका में आप देखें कि क्या हुआ कि श्रीलंका केवल सिंघलियों के लिए की मांग की गई, इससे तमिल समुदाय की पहचान और हितों के ये खिलाफ थी, उसको नुकसान हुआ। इस कारण से अब श्रीलंका में देखें दंगे भी भड़के, घटनाएं भी घटी। युगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों के लिए इस प्रकार की मांगें रख दी कि एक देश की सीमा के भीतर वो संभव नहीं थी, तो युगोस्लाविया टूट जाता है, 6 अलग अलग देशों में उसका बंटवारा हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या आ गई? सरकार का रुख। पहली, अपनी पहचान की भावना का आग्रह। दूसरी, राजनीतिक दल कैसे मुद्दे को उठाते हैं। और तीसरी, सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है,
यह भी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो तो अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते, आसानी से काम हो जाता है और बल्कि एकता आती है। आप देखें यहां पर दोनों जगह विभाजन है, यहां पर भी विभाजन है और यहां पर विभाजन है। काला सफेद देख पा रहे होंगे, दोनों जगह विभाजन का मतलब क्या है? अगर आप देखें कि जो काले हैं वो अल्पसंख्यक आपको समझ में आ रहे हैं, मतलब इनकी संख्या आप कम देख रहे हैं, सफेद की संख्या ज्यादा देख रहे हैं। अब इस वाली फुटबॉल में देखेंगे तो काले एक तरफ और सफेद एक तरफ, तो इसमें विभाजन की रेखा स्पष्ट आपको दिखाई दे रही, इनका मेलजोल नहीं हो पाएगा। जबकि यहां पर अगर आप देखें तो काला है और काले के चारों तरफ सफेद है, मतलब ये आपस में मिल रहे हैं, ये काला भी आपस में मिल रहा है और सफेद भी आपस में मिल रहा है। इससे क्या है? विभाजन खत्म होता है। मतलब विभाजन आपको दिख रहा है, काले सफेद का विभाजन दिख रहा है, लेकिन ये आपस में जोड़ने का काम भी हो रहा है। मतलब हर एक विभाजन, आप यहां पर देखें कि फुटबॉल कितनी सुंदर लग रही है और कितनी अच्छी हो गई है, तो ये बताने की कोशिश करती है कि विविधता किसी भी देश की खूबसूरती भी हो सकते हैं। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर ऐसी मांग को दबाना शुरू कर दे तो अक्सर उसके उल्टे और नुकसानदेह परिणाम निकलते हैं ना, आपको थोड़ा सा नुकसानदेह परिणाम देखने को मिलेंगे। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है, बंटवारा आपको देखने को मिलेगा। इस तरह किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। मतलब आप सामाजिक विभाजन की जो बात करते हैं तो हमेशा खतरा नहीं है, उसको बहुत बढ़ना नहीं चाहिए, बस आप ये मान के चलें। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, ये होता है लोकतंत्र में, सामान्य सी बात है। एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी ये होता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं कि भाई हमारी जरूरतों को ध्यान नहीं रखा जा रहा, परेशानियों को नहीं बता पा रहे हैं, तो इसके माध्यम से बता पाते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करता है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता ना, कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है, लोकतंत्र को फायदा ही पहुंचता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को समाहित करना इतना आसान भी नहीं है कि बहुत आसानी से आप कर पाएं। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कई बार ये संघर्ष लंबा भी होता है। सफलताएं इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, ये भी सत्य बात है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये संघर्ष भी करना पड़ेगा। हो सकता सफलता कल मिल जाए, हो सकता सफलता 5 साल बाद मिले। ऐसी लड़ाई जो अगर आप देख रहे हैं कि संघर्ष जो किया जा रहा है या इस प्रकार की जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं वो अक्सर आप लोकतंत्र में ही देख पाएंगे। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास लोग उनके द्वारा किया जाता है। तो ये सारी कोशिशें चलती रहती हैं। ये परिणामों के अंदर हमने जो हमारे जो आयाम है उनके अंदर हमने देखा कि भाई जो विविधता है वो तो बहुत जरूरी चीज है और विविधता के माध्यम से ही तो हाशिए पर पड़े लोग अपनी बात रख पाते हैं, चुनाव के माध्यम से दबाव बना पाते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाने की कोशिश कर पाते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। ऐसा भी कई बार देखा गया है, देश में भी और देश के बाहर भी। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। मतलब जो गड़बड़ियां हैं, जो विविधताएं हैं, इनको समाहित, मतलब एक बाल्टी है उसमें आप सभी प्रकार का पानी डाल सकते हैं। वो बाल्टी क्या है? वो बाल्टी आपकी लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र में हर एक चीज शामिल हो सकती है। एक और चीज है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। एक छोटी सी कहानी है। बुल्गारिया, रोमानिया और भारत की कहानी को आप देखेंगे तो गणेश नाम का एक व्यक्ति है, विदेश घूमकर आया है। वह महाश्वेता को बता रहा है। महाश्वेता क्या है? उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उसकी सहेली भी हो सकती है, जो भी है, हमको लेना देना नहीं है, उसकी सहेली है ये मान लेते हैं। महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी कौन है? जो आपके कहां रहते हैं? रोमानिया में रहते हैं। रोमानी लोगों का जीवन कैसा है? उसे योरदांका मिली थी, जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी। क्या कही? नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी, मतलब इलाज करना, तीमारदारी का मतलब क्या? इलाज करने से मना नहीं कर सकता।
पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में जरा सा कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर अस्पताल आ जाते हैं। जुबान बंद करना तो इनकी, जुबान बंद तो रख नहीं पाते ये लोग, इनकी आदत नहीं है। वो अस्पताल में होते हैं तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं तो शोर होता है, सिगरेट पीते हैं, चारों तरफ राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते हैं तथा दीवारों पर थूकते हैं। मतलब ये किस आधार पर बता दिया कि भाई इनने नस्ल के आधार पर बता दिया। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है, हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं है। मतलब यहाँ क्या बता दिया, रंग के आधार पर विभेद बता दिया। उनकी रंगों में, उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीब और गरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल चले जाते हैं। नेक मतलब जो अच्छे हैं, नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसे पर उनका इलाज होता है। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं, महाश्वेता ने ऐसा कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहां की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसने इनकी मदद की और उसे एक बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए एक और अपराधी पैदा हो गया। मतलब नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर एक और अंतर के पैदा होते ही कहना स्टार्ट कर दिया, जबकि उसने अभी कुछ किया भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते थे। एक बार डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहाकर आओ, निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही होगी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान का खाना उठाकर खाया क्योंकि मुझे हरदम भूख लगती रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता था कि इन अस्पतालों में ना जाना पड़े तो ही अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या है। यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है, यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यह सब हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित, जिसको जरायम पेशा, मतलब जरायम का मतलब क्या, पेशेवर अपराधी लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है जैसा रोमानी लोगों के साथ बुल्गारिया में हो रहा है। तो सब जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा कहने का उसका मतलब था। क्या आप महाश्वेता की बातें सही लगती हैं? क्या आपने अपने इलाके कुछ समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? अगर जानते हैं तो जरूर बताएं। क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें करते हुए सुना है जैसे योर्दानका और मोद्रुजेनी कह रही थी? अगर हाँ तो जरा कल्पना करें कि ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती हैं तो यह कहानी कैसी होगी। क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें? तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा सोचिए, शांति में बैठकर सोचिए और अपनी पुस्तक में लिखिए। लगता है सबके विचार अलग हो सकते हैं, सबके मन अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आंसर इनके नहीं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो फिर आप अपने मन से भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर का यहाँ पर रिवीजन कर लिया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ अपनी निःशुल्क शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब अब आपको क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी वीडियोस के लिए किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। ये सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क। हम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट www.magnetbase.com पर, और हमारे एप्लीकेशन जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। आपको 1 रुपए का भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। मतलब कि आप जब यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो कोई भी नई चीज आती है तो आपको यहाँ पर इसकी खबर मिल जाती है। कहां पर? जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टा, सारी जगह पर हम अपडेट देते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो उसको भी जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।